अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख़ अब्बास और चैनल है NTV और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब। अपना स्पेशल प्रोग्राम लेके आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी हैं, ठीक है। और वो चीज़ें क्या होंगी, वो है जी मज़ाकरात क्या मुज्तबा खामनाई साहब ने संभाल ली हैं, क्या बाकी सब पीछे हो गए हैं, अब खामनाई साहब डायरेक्टली लीड कर रहे हैं। तो ये ज़रा जानिएगा, फिर आपको ये बताएंगे कि अगर मुआहदा नहीं होता तो क्या होगा। नुकसान अमेरिका का ज़्यादा है, नुकसान ईरान का ज़्यादा है, या पूरा रीजन ही फारिग हो जाएगा। कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, उसके हवाले से आपको बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। एक आपको स्पेशल और एक चीज़ बताने जा रहे हैं, वो जी कि पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से। ये कोशिशें जो हैं पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके की हैं। ये आउट ऑफ द वे कोशिशें क्या थी जो आप लोगों को शायद मालूम भी ना हो, वो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। फिर कुछ सवाल आपके आज हम शामिल करेंगे। बड़े स्पेशल किस्म के क्वेश्चन है, बड़े आप ज़हीन लोग हैं, हमसे तो ज़्यादा ही ज़हीन है जी। ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं कि हम भी कुछ हैरान हो जाते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं कि हमारी आवाम कितनी समझदार है और क्या क्या सोचती है जी। एक उसमें स्पेशल कमेंट था, वो मैं नाम बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे याद आ गया कि खातून है, उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा जी कि मेरा नाम लेके वो कह रही थी कि आपने कितने बंदे हायर किए हुए हैं कमेंट्स करने के लिए और लाइक करने के लिए। तो उन्हें एक छोटा सा जवाब मैं यहाँ पे देता जाऊँ, दूसरा जवाब चॉइस साहब से मैं लूँगा अंदर जाके। मोहब्बतें खरीदी नहीं जाती। ये जितने आप लव यू फरूख भाई, लव यू जावेद चौधरी साहब, जितना लिखा जा रहा होता है ना, ये पैसों से खरीदा नहीं जा सिर्फ सकता। बेची जा सकती है। हाँ खरीदी ठीक नहीं है। जा सकती, मोहब्बतें बेची जा सकती है। ठीक है, तो आप ये देखें जी कि जिस तादाद में नीचे लोग कमेंट करते हैं, जो कि हजारों की तादाद में पहुंच जाते हैं, तो वो इस चीज का सबूत है जी कि आप लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप चैनल को नहीं करना भूलेंगे। आपने हमारा व्हाट्सएप लिंक, हमारा ट्विटर लिंक और हमारा फेसबुक लिंक ज्वाइन करना है, और इसके अलावा भी कोई लिंक मिले जो हमारे इसके नीचे हो तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा ही होगा। और अब चलते हैं डिटेल वीलॉग की तरफ। और चॉइस साहब से मैं ये जानता हूं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आप मुश्तबा खामनाई सब एक्टिव हो गए। देखिए, मुज्तबा खामनाई साहब तो शुरू से ही एक्टिव थे, क्योंकि वो उनके सुप्रीम लीडर हैं। और ईरान का सिस्टम ये है कि जो सुप्रीम लीडर कह दे, वो उसके बाद 100% वैसा ही होता है। गवर्नमेंट की इतनी से नहीं है वहाँ पे, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। और पासदारान जो है, तकरीबन 15 लाख के करीब पासदारान है वहाँ ईरान के अंदर। वो एक पैरेलल आर्मी है, और उनको ऑपरेट ही जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई है वो कर रहे हैं। सही। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है इस सूरत हाल के अंदर उनके वालिद की शहादत हुई है, उनका एक बेटा वो शहीद हुआ है, उनकी बेगम की शहादत हुई है, पूरा ख़ानदान ही उनका बल्कि आप समझे शहीद हो गया। तो उसके बाद उनकी वैसे एक मॉरल पोजीशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर इस जंग के अंदर जो ईरान का नुकसान हुआ, उस नुकसान के बाद फिर ये जो सारी जो सेक्टर है इसका उलमा कराम का, वो मज़ीद तगड़ा हो गया। तो वो होल्ड बहुत ज़्यादा है मुज्तबा खामनाई साहब का। लेकिन मुज्तबा खामनाई साहब याद रखिएगा कि बड़े सॉफ्ट आदमी हैं, सॉफ्ट और आदमी। ये मुज़ाकरात प्रो मुज़ाकरात हैं। ये मैं अच्छा। आपको, और ये जिस वक्त आयतुल्लाह खामनाई साहब, अली खामनाई साहब जो उनके वालिद साहब हयात थे, उस वक्त कतर के ज़रिए एक अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑप्शन भी दिया था आयतुल्लाह अली खामनाई साहब को कि आप अपने बेटे मुज्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर बना दें, आप रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि आप बुज़ुर्ग हो गए हैं और ये नौजवान आदमी है, तो आप इसके हवाले कर दें ताकि हम इनके साथ डायलाग कर सकें, जिसे मुस्तरद कर दिया था सुप्रीम कौंसिल ने, उनकी जो कौमी सलामती कमेटी है उनकी, उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल था कि ये आएंगे तो मामला सेटल हो जाएंगे। ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं ना कि अब अच्छे लोगों के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ बात हो रही है, रजीम हमने तब्दील कर दी हुई, उनका मतलब यही है कि मुज्तबा खामनाई साहब जो है ना, उनके साथ उनकी बात हो रही है या मामला सेटल हो रहे हैं। तो ये समझते हैं कि ये एक नरम मजाज आदमी है और ये कुछ दरमियान का रास्ता निकालेंगे। और ये बात दुरुस्त भी है। वैसे मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर इस सारी जंग से ईरान को अगर कोई शख्स निकाल सकता है तो उसका नाम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई है। खामनाई, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो उनको नुकसान बहुत हुआ है, अपने ख़ानदान के अंदर नुकसान हुआ है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने, और इसके साथ साथ जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं ईरान की वो उनके कंट्रोल में, तो वही ये फैसला कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट क्या कह रही है, कौलीपास साहब क्या कह रहे हैं, ख़ातमुल अंबिया जो उनका कमांड सेंटर है वो क्या कह रहा है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है। और मुझे लगता है कि मुज्तबा खामनाई साहब मुज़ाकरात की हमायत में है। ठीक है। और ये जो पाकिस्तान ने डेट दी थी, और ये बुध के जो मुज़ाकरात आज जो कुछ हो रहा है, ये मेरा अब ज़ाती ख्याल है, इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर है भी तो मैं ज़ाहिर उसका इजहार नहीं कर सकता, कि ये मुज्तबा खामनाई साहब को एतमाद में लेने के बाद ये डेट्स दी गई हैं और इन मुज़ाकरात का फ़ैसला हुआ है। अगर मुज्तबा खामनाई साहब इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर ना होते तो इस लेवल तक मामलात ने जाना ही नहीं था।
अच्छा चौधरी साहब, ये खबर पहले नहीं आ रही थी, अब ईरान से खबर आई है कि मुश्तबा खामनाई साहब एक्टिव हैं। आपको लगता है ये अब एक्टिव हुए या पहले से ही ये एक्टिव शुरू से ही एक्टिव थे, शुरू से ही एक्टिव थे। बस ये है कि ज़ख्मी हैं, वो ज़्यादा ज़ख्मी हैं और अस्पताल से या जहाँ पे भी उनकी टेक केयर की जा रही है वहीं से वो ऑपरेट करते थे चीज़ों को। लेकिन अब खबर तो नहीं आई कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन गया था उनकी मुश्तबा खामनाई साहब के साथ बात हुई है या नहीं हुई, मुलाकात हुई या नहीं हुई। लेकिन मेरी आप ये समझें कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप समझ लें या जो मार खाई है हमने जर्नलिज्म में, उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि 100% जो है जो हमारे फील्ड मार्शल है उनकी मुलाकात मुश्तबा खामनाई साहब से हुई होगी। क्योंकि जब तक मुश्तबा खामनाई साहब पिक्चर में ना होते पाकिस्तान ने इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं लेना था। इससे पहले भी एक मरतबा ये हुआ था जब आयतुल्ला अली खामनाई साहब हयात थे और जंग जो जून की 2025 की वो ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने रब्ता किया था और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट ये की थी कि हम 3 लोग आना चाहते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब हैं यानी कि साहब डार साहब, और उनके साथ साथ फील्ड मार्शल आना चाहते हैं और हम दोनों के साथ इकट्ठे मुलाकात करना चाहते हैं। हम अली खामनाई साहब से, आयतुल्ला अली खामनाई सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट दोनों से, ताकि दोनों के सामने बैठ के हम अपना एक मौक़िफ़ बयान कर सकें, हम आपको ये बता सकें कि आइंदा भी एक हमला होगा और ज़्यादा खौफनाक होगा तो बेहतर ये है कि मामलात को सेटल किया जाए। ठीक है। लेकिन उसके बाद अब्बास अराग़ची साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी नहीं वो सिक्योरिटी का मसला है तो वो इस तरह नहीं हो सकता, आप हमसे आके मिल लें। तो फिर पाकिस्तान पीछे हट गया, उसने कहा जी नहीं, आपसे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी आपसे बात होती है आप एग्री कर जाते हैं, फिर उसके बाद आप वापस जाते हैं, तो आपका जो फ़ैसला है वो फिर उसके बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो एक कन्फ्यूजन और क्यास होता है, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते बार बार। तो इस मरतबा अगर फील्ड मार्शल गए तो फील्ड मार्शल ईरान की मर्ज़ी से गए, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने जहाज़ लिया और कहा चलो ईरान चलते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी मर्ज़ी से पहले उनके दरमियान राब्ते थे, उस राब्ते के अंदर मुझे लगता है कि डेफिनेटली पाकिस्तान ने कहा होगा कि जनाब हमने मुलाकात अगर करनी है तो दोनों जो आपके पावर सेंटर हैं उन दोनों के साथ इज्तिमाई मुलाकात करनी है, और इसके अंदर ये नज़र भी आया है। बस आप देखें ना, जो फील्ड मार्शल है उनकी अब्बास अराग़ची साहब के साथ मुलाकात हुई, उनकी कालीबाफ साहब के साथ मुलाकात हुई, मसूद पज़ेश्कियान साहब के साथ बात हुई, और वो ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर गए जो पासदारान का हेडक्वार्टर है, ठीक है, वहाँ पे भी गए और ये सब सिर्फ नॉन विजिट है, नॉन विजिट, और वो जो उनके जनरल है, जो उनके कमांडर हैं, उनसे वहाँ पे मुलाकात, उन्होंने ब्रीफ किया उनको, इससे पहले नहीं हुआ था कभी भी ऐसा। और दूसरा उसके बाद जो सीक्रेट मुलाकातें हैं, ज़ाहिर 3 दिन रहे हैं, तो 3 दिन एक मुल्क के अंदर रहना और वो भी इस लेवल की सूरत हाल हो, तो मुझे लगता है कि इनकी मुलाकातें डेफिनेटली हुई होंगी। और जो कुछ ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर डायलॉग होगा और हाईएस्ट लेवल पे होगा, हमारी ये शर्तें होंगी, उस साइड से ये शर्तें होंगी, मुझे लगता है कि मुश्तबा अली खामनाई साहब जो हैं ये उनकी मर्ज़ी से हुआ है, ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड, उसके बगैर ये हो नहीं सकता। ओके चलें, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौधरी साहब, सादा सा सवाल है, अगर ये मुआहदा खुदा ना खास्ता नहीं होता तो बड़ा डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर, बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। मेरा ख्याल ये है कि इसके बारे में सवाल भी नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये जो हम आराम से बैठे हुए हैं ना इस तरह, और ये स्टूडियो चल रहा है, एसी चल रहा है, बिजली चल रही है, कैमरे चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहे हैं, इसको भूल जाएं। फिर आप इंटरनेट को भी भूल जाएं, फिर आप ये वीलॉग्स को भी भूल जाएं, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो रिज़्क़ की फरावानी है आप इसको भी भूल जाएं। तेल और गैस को तो मुकम्मल तौर पे फरामोश कर दें आप। और सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और उससे पहले ज़ाहिर है अमेरिका देखें 10,000 किलोमीटर दूर आके बैठा हुआ है यहाँ पे, और उसके पास ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी है, पैसा भी है, क्योंकि पैसा उसके पास इसलिए ज़्यादा है कि उसने कौन सा नोट डॉलर किसी और से ख़रीदने हैं, वो जितने मर्जी हैं छाप देंगे, इन्फ्लेशन उनको नहीं होता अमेरिका के अंदर, क्योंकि जो इंटरनेशनल करेंसी है वो डॉलर है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। और उसके बाद उनके पास टेक्नोलॉजी है सारी की सारी, और यहाँ पे जिस कदर वो फ़ौज लेके आया है, और उसने अगर 2 दिन मुसलसल बमबारी की तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के अंदर कुछ चीज़ बचेगी। मुकम्मल कंप्लीट डिज़ास्टर होगा ईरान के अंदर। और उसके बाद ईरान जब रिएक्ट करेगा तो उसके पास रिएक्शन के लिए सिर्फ एक ही जगह है, और वो है अरब मुल्क सारे या इसराइल, इसके अलावा उसके पास नहीं है। वो उसके पास ऐसे मिसाइल या ऐसे जो बारूद या ऐसे बम नहीं है कि अमेरिका को हिट कर सके। ICBM नहीं है ना उसके कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं है उनके पास, यहाँ से अमेरिका नहीं जा सकते। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ज़्यादा उनके जो बहरी बेड़े हैं उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, और उनके पास इंटरसेप्टर्स हैं अमेरिकन के पास। अभी तक देखें ईरान नुकसान नहीं कर सका कोई इनका ख़ास अमेरिका का। कितने लोग मसलन 12-14 लोग जो हैं
वो यहाँ से अमेरिकन सोल्जर गए हैं जो उनकी जिनकी मैयतें गई हैं। जख्मी जो होंगे ना, कोई 60-70 लोग जख्मी होंगे, और उसके मुकाबले में ईरान का बुरकस निकाल दिया उन्होंने। 3,375 लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान है वो भी। अब ईरान ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि जो मिडल ईस्ट है उसके ऊपर हमला कर दे। अब मिडल ईस्ट के ऊपर हमला हो जाता है तो अमेरिका का क्या नुकसान है, मुझे बताएं। अमेरिका क्या लगा हुआ है वहाँ पे? आप ठीक है उड़ा दें और सारा मिडल ईस्ट। तो इस साइड से ईरान, मुसलमान कंट्री, और एक बड़ी पावर, ऐसी बड़ी पावर के उससे सुपर पावर जो उसके दांत खट्टे करती हैं, वो उड़ गई। उस साइड से ये जो इकोनॉमिक हब्स हैं इस्लामी दुनिया के, वो सारे उड़ गए। नुकसान किसका है? पूरा आलम इस्लाम का नुकसान। और उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका जो कहता है जी मैंने जो करना था कर लिया हुआ, और वो वापस चला जाता है। तो ईरान या दूसरे मुल्क क्या बिगाड़ लेंगे उसका? कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप, अगर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा भी हो जाता है, उसका मुआवजा भी हो जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है? वो डैमेज हैज बीन डन होगा ना, वो तो हो गया, वो तो हो गया। ईरान तो उसको रीबिल्ड करने में 20 साल लग जाएंगे सारे। अगर ईरान वो भी को रिबिल्ड करने में 20 साल आप बता रहे हैं, प्लस जो मशरिक वस्ता में जो नुकसान होगा, ऑयल बंद, गैस बंद, इसका मतलब है एनर्जी खत्म। यूएई जो है उसने पैसे मांग लिए अमेरिका से, पैसे मांगे, और ठीक है मजाक अपनी जगह पे, लेकिन अगर हो सकता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन वाकई इस टाइप की हो चुकी हो, अच्छा चॉइस साहब, अगर उससे आप अंदाजा लगाएं कि आने वाले दिनों में फिर क्या सिनेरियो होगा। लोग बहुत सारा इस पर मजाक कर रहे हैं ना, लोग ये कहते हैं कि जी ईरान डट जाए, ईरान को चाहिए कि वो बम मार दे अमेरिका के ऊपर। भाई डटने का नुकसान है, और उसके बाद जब डायलॉग होंगे तो उस डायलॉग के अंदर ईरान अपनी कोई शर्त नहीं मनवा सकेगा अमेरिका से। फिर एक कंप्लीट सरेंडर होगा, सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा ईरान के पास। और ईरान जो इतना खूबसूरत मुल्क है यार, मेरा दिल दुखता है कि मैं देखता हूँ कि जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, उनकी बिल्डिंगें तबाह हो जाएंगी, स्कूल तबाह हो जाएंगे, मार्केटें तबाह हो जाएंगे, उनकी इंडस्ट्री तबाह कर दी जाएगी, या उनका जो बिजली का पूरा सिस्टम है उसको ब्रेक कर देता है अमेरिका, तो एक कंप्लीट डिजास्टर होगा। उसके बाद मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, करें ना करें, अमेरिका ने मार के सब कुछ फ्लैट करके निकल जाना है यहाँ ईरान अमेरिका उसके बाद सरेंडर भी क्यों करवाएगा? उसे जरूरत क्या है? वो मार के निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, क्योंकि वो कहेगा ठीक है तुम जीत गए भाई, हमने तुम्हारा सब तबाह कर दिया, जीत भी तुम उसके गए, बाद वो मुस्लिम उम्मा भी तबाह हो गई सारी। और ईरान को कहेगा ठीक है आप अपना हुर्मस बंद कर दें। अमेरिका को क्या नुकसान है भाई? 1% अमेरिका को अपना हुर्मस का फायदा है। वो पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है हमारे कौन से पैसे लगे हुए यहाँ पे, ठीक है जिसने तेल लेने आके ले ले। वो दूसरी दुनिया को कहेगा, दूसरे मुल्कों को कहेगा, फ्रांस को और यूरोप को और चाइना को और इंडिया को, ठीक है भाई जो तेल मिलता है जाके ले लो वहाँ से, क्योंकि उसके बाद जो ऑयल की यहाँ पे क्राइसिस होगा वो बड़ा खौफनाक होगा, क्योंकि आपने तो सारे ऑयल रिफाइनरीज उड़ा दी, और उसके बाद अमेरिका का तेल बिकेगा, सिर्फ पूरी दुनिया में अमेरिका और वेनेजुएला का तेल बिकेगा। जितने तो भी सारी लोग मंडी जो होगी वो तो अमेरिका के हाथ चली जाएगी उसकी। जितने भी लोग ये बात कर रहे हैं कि बम मार के तबाह कर दें जी सारा, जी ईरान को खड़ा हो जाना चाहिए, डट जाना चाहिए, ईरान ने हरा के दिखा दिया, पॉइंट प्रूव हो गया। ईरान जीत चुका है, ईरान जीत चुका है, जीत के बाद जंग नहीं जारी रखनी चाहिए। अब प्रॉब्लम चॉइस साहब सबसे बड़ा ये है कि जो तेल की कीमत पे आपकी चीखें निकल रही हैं, महंगाई हो रही है, जब ये 3 गुना ज्यादा हो जाएगी तो उसके बाद आप क्या जवाब देंगे? हाँ जी ईरान ने फिर बड़ा अच्छा कर लिया। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर 1000 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा मैं आपको, और वो भी अगर अवेलेबल हुआ तो। पेट्रोल 1000 रुपए लीटर, और बाकी महंगाई कहाँ जाएगी? महंगाई बिजली की कीमत कहाँ जाएगी? क्योंकि वो क्राइसिस होगा, बहुत ज़्यादा खौफनाक क्राइसिस होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ईरान को सोचना भी नहीं चाहिए, उसके लिए लास्ट ऑप्शन है और इस ऑप्शन को उसे अवेल करना चाहिए। दूसरा इसके अंदर एक और कैच है, और बड़े खौफनाक कैच है, वो ये है कि ज़ाहिर है ईरान ने पाकिस्तान को एम्बेरस कर दिया। पाकिस्तान वाहिद सपोर्टर था इस पूरे रीजन में, इस पूरी जंग के दरमियान ईरान का, और उसके बाद फिर अमेरिकन जो होंगे वो तो सुरखरू हो जाएंगे। एक तो पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपना टिंडोरा पीट लिया कि भाई हम तो आने के लिए तैयार हैं, हम तो कह रहे हैं कि जहाज़ तैयार बैठा पड़ा हुआ है, और साथ ही जेडी वैंस भी है उसने कपड़े पहने हुए हैं और मुकम्मल टाई शाई लगाई हुई है, उसने परफ्यूम लगाया हुआ है, वो तो दफ्तर में बैठा हुआ है, उसने पूरी तौर पे हेलीकॉप्टर पे जाना है और वहाँ जाके उसने जहाज़ पे बैठना है, और जहाज़ जो है रवाना हो जाएगा पाकिस्तान। 17 जहाज अपने लैंड करवा दिए। 17 जहाज़ हमारे 13 जहाज़ जो है वहाँ पे हमारे 17 लैंड कर गए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर हैं। हमारी एडवांस टीम वहाँ पे बैठी हुई है, और प्रेसिडेंट की भी और वाइस प्रेसिडेंट की भी दोनों की टीमें यहाँ पे आई हुई हैं। तो वो कहेगा देखें हम गए भी वहाँ पे, हम गए जाके हम इंतजार करते रहे, हमने उनके साथ बात की, और उसके बाद वो जो है पहाड़ से उतरने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करें? दुनिया फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी होगी, अमेरिका के साथ खड़ी होगी। दूसरा, इस वक्त डिवाइडेड ओपिनियन है अमेरिका के अंदर, लोग ये चाहते हैं कि हमें इस जंग से निकलना चाहिए, लेकिन जब अमेरिका की इंसल्ट होगी तो लोग फिर अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़े हो जाएंगे, फिर वो अपनी फौज के साथ खड़े हो जाएंगे, फिर वो कहेंगे फंटा लगाएं जी मारें। तो जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या सिनेरियो होगा? फिर पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी खौफनाक होगी, क्योंकि फिर अमेरिका और अरब हमसे पूछ सकते हैं कि बताएं जी आप ईरान के साथ हैं या हमारे साथ हैं। न्यूट्रलिटी अब कोई नहीं है,
कहता है न्यूट्रल नहीं होगा, न्यूट्रल सिर्फ एक ही शो चलेगा वो ये वाला न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसने कहा न्यूट्रलिटी कोई नहीं है, या आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं। जो उन्होंने कहा था ना जनरल परवेज मुशर्रफ को कि आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, अफगानों के साथ हैं। तो अमेरिका ये कहेगा, फिर हमें पोजीशन लेनी पड़ेगी, फिर हमें सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अरबों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अमेरिका के साथ खड़ा होना पड़ेगा, फिर न्यूट्रल नहीं रह सकेंगे हम, क्योंकि इस साइड से हमें डिश करवाया गया, हमें एम्बैरस करवाया गया, हमें बेइज्जत करवा दिया गया। सऊदी और कतर पे हमला हो जाता है तो पाकिस्तान तो एम्बैरस हुआ ही हुआ ना। फिर पाकिस्तान का ऑप्शन क्या करेंगे? फिर कोई ऑप्शन नहीं, फिर कोई ऑप्शन नहीं, फिर कोई ऑप्शन नहीं। और इसमें भी अगर फर्ज करो कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो पाकिस्तान के पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं। दूसरा, पाकिस्तान पे थर्ड ऑप्शन क्यों लेगा, तीसरी मरतबा कोशिश क्यों करेगा, जब उसे ट्रस्ट ही नहीं है कि एक मरतबा फैसला करके ईरान ने ग्रीन सिग्नल दे के हर चीज़ कमिट करके वो पीछे हट गया। तो जब पीछे हट गया तो फिर तीसरी मरतबा पाकिस्तान क्यों एफर्ट करेगा। गो इसमें कोई शक नहीं है कि साफ डार साहब जो है ना गिव अप नहीं करते, उनके अंदर ये बड़ी खूबी है। फील्ड मार्शल भी जो है ना पीछे नहीं हटते, शहबाज शरीफ भी, इन तीनों के अंदर ये खूबी है कि लगे रहते हैं। तो एफर्ट फिर भी ये करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद इन एफर्ट्स का कोई खास फायदा ईरान को हो सकेगा। ईरान शायद मान भी जाए, ये थोड़ा ट्रंप अपनी जुबान कंट्रोल कर ले ना, तो जो वो हर्ट हो रहे हैं हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। अब ईरानियों को भी चाहिए कि वो भी कंट्रोल कर ले कंट्रोल तो दोनों साइड से जरूरी, लेकिन ट्रंप भी सुबह उठता है तो अब उठ के देखें ये देखता है नहीं, अब देखें ठीक है वो नाकाबंदी की अमेरिका ने, तो इन्होंने भी जाके आगे बढ़ के आपने हुर्मस पे कब्जा कर लिया। नाकाबंदी यार आपने हुर्मस से बाहर है ना, कौन से अंदर दाखिल हो गए। असल में उन्होंने पहले आपने हुर्मस खोल दी थी, इन्होंने नाकाबंदी नहीं खोली, इसके ऊपर वो चिढ़ गया। हाँ इसी ठीक है, हाँ तो वो सेटल किया जा सकता है और ये मसला सेटल भी हो जाएगा। ये कोई इशू नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सिर्फ अना का इशू है और दूसरा अपनी अपनी आवाम को मुतमईन करने का इशू है। इसके अलावा कोई इशू नहीं यार, ना अपना हुर्मस का है ना न्यूक्लियर का है, हर चीज़ सेटल हुई हुई है। मसला ये है जी कि ईरानी ये महसूस कर रहे हैं कि आवाम के सामने हम कहीं सुबकी ना हो जाए हमारी। अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप ये महसूस कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुप करके मैं जाके वहाँ पे डील करके वापस आऊँ तो अमेरिकन लितर ला लें। तो उन्हें कहा, उसको भी बड़ा फिक्र है। तो अब ये दोनों जो ना अपनी अपनी आवाम को मुतमईन करने के चक्कर में यहाँ तक पहुँच गए हुए हैं। ठीक है, चो साहब पाकिस्तान की कोशिशों पे थोड़ी रोशनी डाल दी। पाकिस्तान ने कमाल कर दिया भाई, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा एफर्ट भी की है। सिर्फ आप देख लो कि 3 लोग जो है ना, जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके साथ साथ फील्ड मार्शल है, 70,000 किलोमीटर तो जहाज़ उड़े हैं इनके। तो इतना इन्होंने इतने दिनों के अंदर, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी की नींद भी पूरी हुई होगी। बिल्कुल सही। और ये क्या उसके साथ कैबिनेट देखे ना, सारा काम छोड़ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सिर्फ इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। इसहाक डार साहब पूरी वजारत खारजा जो अल्लाह के आस्ते पे छोड़ के वो दौड़े फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। फील्ड मार्शल जो है वो पाकिस्तान के अंदर के क्राइसिस सारे छोड़ के इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो पूरी स्टेट जो है ना हमारी पाकिस्तान की, वो पिछले 60 दिनों में 50 दिनों में उसने इसके अलावा कोई काम नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही ये काम स्टार्ट कर दिया था। तो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है। फिर जो आवाम की कुर्बानियाँ देखें, इस्लामाबाद के अंदर 2 मरतबा ये लॉकडाउन हुआ है आलमोस्ट इस जंग में। एक पहली मरतबा जो मुज़ाकरात हुए तो 6-7 दिन का लॉकडाउन था। और इस लॉकडाउन के अंदर आप देख लें कि कितने ज़्यादा क्राइसिस है। स्कूल बंद, मार्केटें बंद, जिम बंद, पार्क बंद, और ना कोई बंदा दाखिल हो सकता है, ना कोई बंदा यहाँ से निकल सकता है। लेकिन खुले दिलों के साथ इस्लामाबाद के लोगों ने उसे खुश आमदेद कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हमारे ईरानी भाई हैं और इन भाइयों की मदद के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दूसरी मरतबा भी ये हुआ, 10 दिन का ये लॉकडाउन है और इसके अंदर जो क्राइसिस है इस्लामाबाद के अंदर, वो आप मुलाहिजा कर लें। अदालतें तक बंद हो जाती है, स्कूल तक बंद हो जाते हैं। अच्छा, फिर पूरा पाकिस्तान जो है ईरान के साथ खड़ा है और मीडिया ईरान के साथ खड़ा है। तो इसके साथ हर जगह पे पाकिस्तान ने फुल सपोर्ट की है। यूएन के अंदर सपोर्ट की, जो ब्रादर मुल्क हैं, इस्लामी ब्रादर मुल्क हैं, उनको समझाया कि आपने अटैक नहीं करना। ये जो यूएई और उस साइड से अटैक नहीं हुआ, या कतर से नहीं हुआ, या सऊदी अरब से नहीं हुआ, बहरीन से नहीं हुआ, पाकिस्तान की एफर्ट है। और जहाँ पे भी कोई जंग ख़राब होने लगती थी, हालात ख़राब होने लगते थे, तो फ़ौरन पाकिस्तान इंटरवीन करता था, दोनों को समझाता था। पाकिस्तान ने बेतहाशा कुर्बानी दी है। एक जंग ईरान ने लड़ी है चौधरी साहब, एक जंग पाकिस्तान ने लड़ी। पाकिस्तान ने उससे ज़्यादा जंग लड़ी। ये ज़हन में रखो कि मुज़ाकरात की जो जंग होती है ना, वो नेचुरल और नॉर्मल जंग से ज़्यादा खौफनाक होती है, ज़्यादा हैक्टिक होती है उसके अंदर। तो उससे फिर पाकिस्तान ने अपनी इज़्ज़त दांव पे लगा दी सारे। अब उसके बाद भी अगर ये मामलात नहीं होते तो देखें फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। पाकिस्तान तो स्टैंड नहीं कर सकेगा इतनी ज़्यादा एफर्ट के बाद भी। और वो भी अगर ईरान की तरफ से होता है, ये डिश करवाया जाता है पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान के साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि बाकी एम्बेरस होगा, बहुत ज़्यादा एम्बेरस होगा। और पाकिस्तानी आवाम जो है उनको भी बड़ा गुस्सा आएगा। यहाँ पे एंटी ईरान जो सेंटीमेंट है वो पुराना पाया जाता है। शिया सुन्नी डिवाइड यहाँ पे बड़ी पुरानी पाई जाती है, लेकिन अब वो ख़त्म थी। वो ख़त्म थी।
वो पहली मर्तबा ख़त्म हुई है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब अगर पाकिस्तान डिच फील करेगा तो वो डिवाइड दोबारा आएगी फिर, और दोबारा आएगी, और फिर यहाँ पाकिस्तान के अंदर एंटी ईरान नारे लगेंगे, फिर लोग ये कहेंगे बात, और फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा उनको, क्योंकि रोकने वाले ज़ाहिर है बेचारे खुद बेबस होंगे। तो ये बड़ा क्राइसिस होगा ये पाकिस्तान। मैं कहता हूँ टू मच किया पाकिस्तान ने, किसी और मुल्क ने नहीं किया। साहब एक सेकंड के लिए आप सोचें, किसी मुल्क पे हमला हो रहा है और पाकिस्तान उसे कांटेक्ट करके कह रहा है तुम जवाब ना देना, ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है कि उसे रोक भी लिया हर जगह पे जाकर। ठीक है, चलें अब चलते हैं जी अपने सवालात की तरफ। बड़े जबरदस्त किस्म के सवाल आए। एक सवाल का मैंने जिक्र बिल्कुल स्टार्ट में किया था, फजीला हैदर हमारे पास साहब। टाइम बड़े कम रह गए। हाँ जी, बस मुकाते हैं जी जल्दी जल्दी, बल्कि क्यों जी, आपका सवाल है ये तो तफसील से जवाब देंगे, आपके लिए तो वीलॉग करते हैं। अच्छा, फजीला हैदर साहब, फारूक साहब आपने अपने वीलॉग के लिए कितने लोगों को हायर किया हुआ है जो आपके वीलॉग पर कमेंट्स करते हैं? लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं जी फारूक साहब से। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 बंदे देखे हैं जिनसे लोग इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे थे। एक दिलीप कुमार, दूसरे शाहरुख खान, और तीसरे जो है हालांकि तीसरा नंबर जो सबका अपना था, मैं चौथे पे था। हंसना लोगों ने था, खुद ही हंसी निकल गई। ठीक है, असल में होता ही है कि हमारे नीचे आके ना लोग बहुत मोहब्बत, नहीं इसमें कोई बहुत कमेंट्स होते हैं और हजारों की तादाद लोग आपको वाकई पसंद करते हैं। आपको भी नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपको पसंद करते हैं। मेरे पे यकीन कर ले, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोहम्मद सईद साहब का। वो कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, दोनों ममालिक के नकात में बहुत फ़र्क है। नहीं, ये बात भी नहीं करनी चाहिए। मुज़ाकरात की नाकामी जो है ना, पूरी दुनिया का डिज़ास्टर है। उस डिज़ास्टर से बचना चाहिए, हमें सोचना भी नहीं चाहिए इस चीज़ के ऊपर। दुआ करें कि अल्लाह करम करे ये मुज़ाकरात कामयाब हों, आज का दिन सुनहरी हरूफ से तारीख में लिखा जाए। ठीक है, दुआ करें अल्लाह ताला। बिल्कुल सही। सुधीर जमाली साहब का सवाल है, भाई कुछ दिन में पाकिस्तान और सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सऊदी अरब भी नहीं मानेगा, पाकिस्तान भी नहीं मानेगा, और अगर सऊदी अरब मान भी गया तो मुझे लगता है पाकिस्तान मानेगा। पाकिस्तान ने बड़ी प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है, और प्रिंसिपल इसकी फ़िलॉसफी है। ये इसराइल को नहीं मानेगा, इतनी जल्दी नहीं मानेगा, ऐसा आसानी से नहीं मानेगा। पाकिस्तान को सीधा ना कि 1967 से पहले की हदूद पे जाओ। हमारी मजबूरी कोई नहीं ना इसराइल को तस्लीम करना। मसलन क्या इसराइल के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं हो सकता? क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमने उनसे तेल लेना है, गैस लेना है, टेक्नोलॉजी लेनी है, दुआएं लेनी है? क्या चॉइस साहब, ईरान और पाकिस्तान ये दो मुल्क हैं जो एक लहजे में बात करते हैं इसराइल के साथ। पूरी दुनिया में कोई इस लहजे में बात नहीं करता। तुर्किया भी कभी कभी करता है वैसे, लेकिन उनके सफारती ताल्लुकात हैं। सफारती ताल्लुकात तो हैं। चलें अब चलते हैं जी आगे। चारिया बलोच, जावेद चॉइस साहब, अगर डील हो रही है तो ईरान क्यों नहीं मान रहा, और इससे ईरान क्या हासिल करना चाहता है? वो हम पहले बता चुके हैं कि बेसिकली ये अपनी अपनी आवाम को मुतमईन कर रहे हैं। मुज़ाकरात वैसे हो गए हुए हैं, वो इशू कोई नहीं है, और थोड़ा सा कोई कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा इबहाम है, कोई दुनिया को तरसाया जा रहा है, दुनिया को तड़पाया जा रहा है। निकल आएगा रिजल्ट यार, फिक्र ना करें। मोहम्मद जई साहब का सवाल है, अच्छी सफारतकारी कर रहा है अमेरिका, ईरान के साथ ज्यादती पे ज्यादती कर रहा है, पाकिस्तान ईरान को रोक रहा है, समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान बहुत कन्फ्यूजन है। अब देखिए, वो इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका की तरफ से ज्यादती है, इसराइल की तरफ से ज्यादती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि इस ज्यादती के अमल को जारी रहने दें ताकि और नुकसान हो जाए आपका। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मामलात को सेटल करके मजीद नुकसान से बचें। तो बेहतर कौन सा? मसला फ़र्ज़ करें एक ज़ख्म लग गया ना आपके पास, तो एक तो ऑप्शन ये है कि लड़ी जाएँ आप और ज़ख्म लगवा लें आप, और उसके बाद क्या होगा? फोत हो जाएंगे, खून बह जाएगा। दूसरा ये है कि लड़ाई बंद करें और इस ज़ख्म को पहले हील अप होने दें, फिर उसके बाद फैसला करें। मेरा ख्याल है अक्लमंदी का तकाजा यही है कि इस ज़ख्म को भरने दें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, वक्त आ जाएगा। ठीक है। KH इमरान साहब हैं, ये कहते हैं चौधरी साहब, व्हेन कराची बिकम फ्री पोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड? अभी इतनी जल्दी तो नहीं हो जाएगा, और इतनी जल्दी नहीं होगा। ये हमारे सिर्फ ख्याल है, हमारा ख्वाब है। चांसेस कितने हैं? क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पोर्ट्स बन चुकी हुई हैं कि उन पोर्ट्स की मौजूदगी में कराची की जो पोर्ट्स है उसके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस नहीं। अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर ईरान की दोनों पोर्ट्स तबाह हो जाएं, जो मैं नहीं चाहता, अल्लाह न करे ईरान के साथ ऐसा हो, लेकिन तो हमारे हो सकता है उनके साथ पार्टनरशिप तो हो सकती है। फिर हो सकता है ग्वादर के साथ जाके ना ग्वादर पोर्ट जो एक्टिव हो जाए, कराची की पोर्ट एक्टिव हो जाए, लेकिन कराची की पोर्ट के अंदर कैपेसिटी नहीं है। आप जितना लोड इस वक्त गल्फ़ की पोर्ट्स ले रही हैं, कराची एक दिन भी नहीं ले सकता। लेकिन ईरान के साथ हम कोलैबोरेशन में तो चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल चल, ठीक है ना, उनका चाबहार और दूसरा बंदर अब्बास बिल्कुल साथ है, बिल्कुल चल, और यूएई से भी डाइवर्ट हो सकता है इधर मामला। बिल्कुल हो सकता अगर ज़रूरत पड़ी तो, जरूरत पड़ी। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि कराची पोर्ट के अंदर इतनी गुंजाइश ही नहीं है, वो लोड ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे पास भी 2 पोर्ट है ना, दूसरी भी चले जाए। हाँ, अगर हो जाए
ठीक है, लेकिन वो चाइना ने बनाने वो बनी हुई है ऑलरेडी ऑपरेट। चल, ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जाते हुए एक बात मैं स्पेशली कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। वजह कुछ भी नहीं है, उनके पिछले करतूतों की वजह से कह रहा हूं, कोई बात नहीं थी। मैंने कहा जाते जाते थोड़ा सफाई कर दें उनकी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।